हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे ऑनलाइन पोर्टल से किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल के हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कैसे आप लोग मनी कंट्रोल से किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल सकते हैं, और उस वीडियो में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को आप लोगों को समझाया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा। और आप जानते हैं पहले एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है, उसके बाद एक कंपनी का बैलेंस शीट बनता है, और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के मेजरमेंट से ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बैलेंस शीट को कैसे आप लोग एफिशिएंटली पढ़ सकते हैं, और कैसे बैलेंस शीट के थ्रू आप एक कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को जान सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेटस को जान सकते हैं, और कैसे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के थ्रू कैसे आप फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़े, तो वो सारे वीडियोस का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं कैसे मनी कंट्रोल को ओपन करके वहां से हम लोग किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को निकाल सकते हैं। तो मनी कंट्रोल को ओपन करने के लिए www.moneycontrol.com को ओपन करना पड़ेगा आप लोगों को। आप स्क्रीन पे भी लिंक को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ के आप लोगों को बताया था, इस वीडियो में मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का बैलेंस शीट भी आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा। तो सिंपली रिलायंस इंडस्ट्रीज के डेटा को निकालने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा रिलायंस। देखिए यहाँ पे ऊपर आ गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज करके, मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूंगा। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो डेटा है वो आ जाएगा। यहाँ से आप नीचे यहाँ पे ऑप्शन में आके देख सकते हैं फिनेंशियल करके एक टैब है, तो इस फिनेंशियल टैब में क्लिक करना पड़ेगा हम लोगों को। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फिनेंशियल्स के नीचे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, क्वार्टर रिजल्ट, हाफ ईयर रिजल्ट, ऐसे बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे है। तो यहाँ से मैं सिंपली बैलेंस शीट को क्लिक करूंगा। बैलेंस शीट के पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे 5 साल का यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस शीट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2016 टू मार्च 2020 तक का डेटा अवेलेबल है। जैसे कि आप जानते हैं अभी मार्च 2020 का जो रिजल्ट है वो लेटेस्ट है। तो एक बैलेंस शीट में भी दो कॉलम होता है, एक है स्टैंड अलोन और एक है कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड को मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया है, फिर भी मैं और एक बार बता देता हूं। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के डेटा को ओनली हम लोगों को पढ़ना है तो हम लोग स्टैंड अलोन को सिलेक्ट करेंगे, और अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो ग्रुप कंपनी से, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर जो कंपनी से, रिलायंस इंडस्ट्रीज का सिस्टर कंपनी है आप बोल सकते हैं, आप सब्सिडियरी कंपनीज बोल सकते हैं, या रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो सारे कंपनीज में मेजोरिटी स्टेक खरीद के रखा है उस सारे कंपनीज का जो टोटल वैल्यू है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन करोड़। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो अमाउंट है सारे, ये सारा का सारा अमाउंट करोड़ में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6339। तो ये रुपीज नहीं है, ये करोड़ में है। तो यहाँ पे 12 मंथ का डेटा अवेलेबल है। उसके नीचे आप देखेंगे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज क्या है, एक कंपनी ने जितना सारा शेयर इशू किया है, या आप कह सकते हैं प्रोमोटर ने जो शेयर होल्ड करके रखा है, और स्टॉक मार्केट में जो सारा इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है शेयर के बदले, वो सारा शेयर का फेस वैल्यू कितना है वो यहाँ पे इस कॉलम में दिखाया जाएगा। यानी इक्विटी शेयर कैपिटल में जो 6339 करोड़ से, ये इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू है। अगर हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज का फेस वैल्यू निकाल सकते हैं एक शेयर का, तो हम लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का कितना शेयर अभी आउटस्टैंडिंग है, यानी मार्केट में कितना शेयर अभी फ्लोट कर रहा है। तो हम लोग सिंपली देख लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का अभी पर शेयर का फेस वैल्यू कितना है। तो सिंपली हम लोग पिछले टैब में चले जाते हैं और देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का अभी फेस वैल्यू कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फेस वैल्यू रुपीज करके 10 रुपीज, यानी पर शेयर का फेस वैल्यू है, यानी ओरिजिनल एक शेयर का वैल्यू है वो है 10 रुपीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर का वैल्यू अभी चल रहा है 1946.55 रुपीज। तो ये क्या है, देखिए 10 रुपीज इसका ओरिजिनल प्राइस है, इसका पार वैल्यू है यानी फेस वैल्यू है। उसके ऊपर जो इसका प्राइस है 1936.55, यानी 1946.55 से अगर 10 रुपये माइनस कर दिया जाता है तो 1936.55 रुपीज हो जाता है इसका प्रीमियम वैल्यू। यानी मार्केट इसको ओवर प्राइस दे रहा है उसके फेस वैल्यू के मुकाबले। यानी मार्केट को लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, इसलिए ये कंपनी का शेयर प्रीमियम में
मिल रहा है अभी, या इन्वेस्टर इसका प्राइस अभी प्रीमियम में पे कर रहा है। तो सिंपली अगर 6339 को हम लोग 10 से डिवाइडेड कर देंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 633.9 करोड़, यानी 633.9 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज का अभी आउटस्टैंडिंग शेयर है। तो यहाँ पे देखिए नीचे है टोटल शेयर कैपिटल, यानी टोटल शेयर कैपिटल कितना है, तो टोटल शेयर कैपिटल ऊपर सेम इक्विटी शेयर कैपिटल में जितना है उतना ही है। उसके नीचे है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस एक कंपनी फ्यूचर में अगर कोई प्रोजेक्ट लाने वाला है या कंपनी बहुत सारा काम फ्यूचर में करने वाला है तो इसके लिए कंपनी रिजर्व क्रिएट करता है कि अलग अलग फंड में हम लोग पैसा रखेंगे, हम लोगों के प्रॉफिट से जो आ रहा है वो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर काम में आएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाता है और एक अमाउंट भी, यानी कि आप जानते हैं जब किसी भी कंपनी का एक आईपीओ निकलता है तो आईपीओ में आने वाले पर शेयर का वैल्यू उसके फेस वैल्यू से बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक एबीसी कंपनी अभी आईपीओ निकल रहा है, उसका फेस वैल्यू है यानी पर शेयर का जो par वैल्यू है वो है 10 रुपीज, मगर वो कंपनी लिस्ट कर रहा है अपना शेयर 100 रुपीज में, तो 100 माइनस 10 यानी कि हो जाता है 90 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने के लिए कंपनी बोल रहा है इन्वेस्टर्स को, ताकि वो एक कंपनी का शेयर ले सके। तो ये 90 रुपीज क्या है? इस 90 रुपीज को हम लोग कहेंगे शेयर प्रीमियम। तो ये जो शेयर प्रीमियम का 90 रुपीज है ये रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता है। वैसे तो रिजर्व अलग होता है, सरप्लस अलग होता है, और शेयर कैपिटल का जो शेयर प्रीमियम वो भी अलग होता है, मगर यहाँ पे दिखाया जा रहा है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये सारा अमाउंट दिया गया है। तो रिजर्व एंड सरप्लस 4,18,244 करोड़। उसके बाद आपका आ जाता है टोटल शेयर होल्डर्स फंड। तो टोटल शेयर होल्डर्स फंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल शेयर कैपिटल प्लस टोटल रिजर्व एंड सरप्लस, इस दोनों को मिला के टोटल शेयर होल्डर्स फंड आ जाता है। तो टोटल शेयर होल्डर्स फंड यहाँ पे कितना है? 4,24,583 करोड़। तो अब क्वेश्चन है ये टोटल जो शेयर होल्डर्स फंड है ये शेयर होल्डर्स का फंड क्यों है? ये कंपनी का पैसा क्यों नहीं है? देखिए एक कंपनी को फाउंड करता है एक कंपनी का प्रोमोटर, या उसे फंड करता है एक कंपनी का इन्वेस्टर। तो कंपनी ने जितना कमाया है सारे सैलरी वगैरह देने के बाद जो अमाउंट रह जाता है वो या तो इन्वेस्टरों का हो सकता है या प्रोमोटरों का हो सकता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर और प्रोमोटर का ये कंपनी के ऊपर ज्यादातर हक होता है, तो इसलिए ये सारा जो पैसा है इसे शेयर होल्डर्स फंड कहा जाता है, क्योंकि एक इन्वेस्टर भी शेयर होल्डर है और एक प्रोमोटर भी शेयर होल्डर होता है। उसके बाद है नॉन करेंट लायबिलिटीज। देखिए कंपनी का बैलेंस शीट लायबिलिटीज और एसेट से बना हुआ होता है। तो एक बैलेंस शीट में एक एसेट कॉलम और एक लायबिलिटी कॉलम होता है, और एक एसेट कॉलम और लायबिलिटी कॉलम के अंदर भी दो डिफरेंस होता है। वो होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी, और एसेट के जगह पे होता है लॉन्ग टर्म एसेट और करंट एसेट। तो यहाँ पे जो लायबिलिटीज है ये क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो कंपनी में जो खर्चा एक साल के बाद आने वाला है उसे हम लोग नॉन करंट लायबिलिटीज कहेंगे, और करंट लायबिलिटीज किसे कहेंगे? एक साल या उससे पहले कंपनी को जो पैसा खर्चा करना पड़ेगा उसे हम लोग कहेंगे करंट लायबिलिटीज। तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कंपनी का जो लायबिलिटीज है वो एक साल या एक साल से ज्यादा आने वाले टाइम पे खर्चा होगा कंपनी का ये सब पैसा। तो वो सब क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कंपनी जो लोन वगैरह उधार लेके रखा है उसे हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहेंगे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पैसा है यहाँ पे 1,78,751 करोड़। उसके बाद है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। तो ये डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है? कंपनी को पिछले ईयर में जितना टैक्स पे करना था कंपनी ने उससे कम पे किया है, और जितना अमाउंट कंपनी ने कम पे किया है वो कंपनी को आने वाले सालों में पे करना पड़ेगा। तो अगर कंपनी को टैक्स लायबिलिटीज है तो उसे हम लोग डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कहेंगे। अगर आप डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज और डिफर्ड टैक्स एसेट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटीज के बारे में डिटेल वीडियो मैंने बना के रखा है, आप जाके वो वीडियो देखिए तो ही आपको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। उसके बाद है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होता है? कंपनी ने ऊपर जो लायबिलिटीज को कवर नहीं किया है वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर चला जाता है। अगर आप कुछ एग्जांपल चाहते हैं तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल भी दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए पेंशन लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन्स, कैपिटल लॉसेस, पोस्ट रिटायरमेंट हेल्थ केयर लायबिलिटीज, डिफर्ड कॉम्पनसेशन लायबिलिटीज, डिफर्ड रेवेन्यू, डिफर्ड इनकम टैक्सेस, डेरिवेटिव
लाइबिलिटीज। तो बहुत सारा लाइबिलिटीज ऐसा है कंपनी ने ऊपर कवर नहीं किया है, तो उसे हम लोग अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर डाल देंगे। अगर आपको अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं आप लोगों को हर वक्त रेकमेंड करता हूं, आप एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट को ओपन कीजिए, वहां से आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ें, क्योंकि कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है उसके अंदर नोट्स होता है, नोट्स के अंदर सारा का सारा डिटेल में बताया जाता है कि कंपनी का कहाँ कितना लाइबिलिटीज है या कंपनी का कहाँ कितना एसेट हुआ है। अगर आप एक कंपनी का ओवरव्यू जानना चाहते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल बेस्ड है। अगर आप एक कंपनी का डिटेल पिक्चर जानना चाहते हैं तो बेस्ट मेथड है कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आप लोग जरूर पढ़ें। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होता है? मान लीजिए कंपनी को आने वाले 1 साल के ज्यादा टाइम में कुछ खर्चा ऐसा आने वाला है जो कंपनी अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। वो हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए, कंपनी अभी श्योर नहीं है, तो इसलिए कंपनी अलग से कुछ पैसा रख देता है कि अगर वो खर्चा आ जाता है तो कंपनी यहां से लेके वो खर्चा कर देगा। इसलिए कंपनी पहले से ही वो पैसा साइड करके रख देता है, उसे हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहेंगे। तो प्रोविजन के बारे में अगर आप लोगों को ज्यादा डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन में प्रोविजन का लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो में मैंने प्रोविजन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज, यानी कि ऊपर ये जो 4 लाइबिलिटीज बताया गया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग से लेकर लॉन्ग टर्म प्रोविजन तक, उसका टोटल जो प्लस अमाउंट आया है वो है 2,34,145 करोड़। उसके बाद है कंपनी का करंट लाइबिलिटीज, यानी कंपनी को 1 साल या 1 साल से पहले जो खर्चा आने वाला है। तो वो सारा लाइबिलिटीज क्या क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है आपका लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह, वैसे ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होता है, शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी लोन लेता है। उसके बाद है ट्रेड पेएबल्स, यानी कंपनी किसी से माल खरीदा है और उसे पेमेंट करना बाकी है कंपनी को, इसलिए कंपनी वो अमाउंट को ट्रेड पेएबल्स में डाल दिया है ताकि आने वाले 1 साल के अंदर कंपनी वो पेमेंट कर दे। अदर करंट लाइबिलिटीज, यानी ऊपर जो करंट लाइबिलिटीज को कवर नहीं किया गया है वो अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर दिया गया है, यानी ऊपर जो आप अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को देखे हैं सेम पैरामीटर यहाँ पे अदर करंट लाइबिलिटीज में भी है। तो आप अगर ज्यादा जानना चाहते हैं अदर करंट लाइबिलिटीज के बारे में आप गूगल भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ऊपर जो प्रोविजन लॉन्ग टर्म के लिए था वो नीचे भी है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यानी प्रोविजन सेम ही है, ये शॉर्ट टर्म में आने वाला है यानी 1 साल या 1 साल से पहले, वो लॉन्ग टर्म में आने वाला है 1 साल या 1 साल से ज्यादा टाइम में आने वाला है। उसके बाद टोटल करंट लाइबिलिटीज आ जाता है, टोटल करंट लाइबिलिटीज है 3,10,183 करोड़। उसके बाद आ जाता है टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, तो ऊपर जो शेयर होल्डर्स फंड देखा है आपने, उसके बाद टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसके बाद टोटल करंट लाइबिलिटीज, ये तीनों को मिला के जो अमाउंट आ जाता है वो होता है 9,68,912 करोड़। तो टोटल अमाउंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाने की वजह से मैं ये वीडियो 2 पार्ट में बना रहा हूँ, ये लाइबिलिटीज वाला पार्ट है और एसेट वाला पार्ट इसके बाद अपलोड होगा। अगर इस वीडियो में यूज किए गए कोई भी फाइनेंशियल टर्म आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो या वीडियो में बताए गए कोई भी फाइनेंशियल टर्म को आप नहीं जानते हो और डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखता है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।